Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team Munshi. This side सरस गिरी और आज हम स्टार्ट कर देंगे अपना क्लास 12 इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम्स के बारे में। अब मैं तुम्हें कंपेयर करके बताऊं क्लास 11th और क्लास 12th की इकोनॉमिक्स, ये एक लेवल अपग्रेडेड है। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट है, तुम्हारा अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, एज कम्पेयर टू 11 थोड़ा सा एक अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन चीजें हमेशा लिंक करेंगी क्लास 11th से। और क्लास 12 की इकोनॉमिक्स अगर मैं तुम्हें बताऊं, बहुत प्यारी यार, मजा आ जाएगा पढ़ते हुए। तो आते हैं पहले टॉपिक में जो है तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब क्लास 11th में हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, यहाँ हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। डिफरेंस भी पढ़े थे हमने क्लास 11th में, याद हो तो। देखो माइक्रो क्या होता था, बहुत छोटे लेवल में होता था। हम क्या पढ़ते थे उसमें, डिमांड पढ़ते थे, उसके साथ साथ सप्लाई पढ़ते थे। डिमांड में भी इंडिविजुअल की डिमांड और मार्केट की डिमांड, सप्लाई में भी सेम था, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। यहाँ पे को हम इंडिविजुअल और मार्केट की तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके साथ साथ पूरी कंट्री को अपने अंदर ले लेंगे। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंट्री की इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अपनी कंट्री की तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, फॉरेन कंट्रीज की भी पढ़ेंगे। तभी इसको मैक्रो कहा गया है। माइक्रो मतलब होता है छोटा, मैक्रो मतलब होता है बड़ा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक फैक्टर एज अ होल। एज अ होल जैसा मैंने बताया, सारी चीजें, होल मतलब होता है पूरा, सारे इकोनॉमिक जितने भी फैक्टर हैं सबको एक साथ इकट्ठा करके पढ़ेंगे हम इसमें। डेट इज, इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब है, इट डज नॉट स्टडी ओनली इकोनॉमिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल और अ पर्टिकुलर मार्केट। मैंने कहा ना, इंडिविजुअल और मार्केट की सिर्फ ये नहीं पढ़ेगा, पूरे कंट्री की पढ़ेगा। ये तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लेकिन कंट्री भी इंक्लूड करेगा, सिर्फ ये नहीं करेगा। बट इट स्टडीज इकोनॉमिक्स ऑफ अ होल नेशन। जैसा मैंने तुमसे कहा, एग्जाम्पल क्या है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम। अब एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई क्या है सर? हमने 11th में पढ़ा था डिमांड और सप्लाई के बारे में। इसमें हम क्या जान रहे थे, इंडिविजुअल और मार्केट की डिमांड। यहाँ पे को जब हम सारी डिमांडों को इकट्ठा जोड़ लें, उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। वैसे सारी सप्लाई को इकट्ठा जोड़ लें, उसे एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। अब यहाँ पे को एक और चीज लिखाई है जरा आपने, नेशनल इनकम। ये क्या हुई? नेशनल इनकम तो अभी ये लेके चलो, क्योंकि हम 3rd या 4th चैप्टर में पढ़ेंगे होती क्या है। नेशनल इनकम मतलब टोटल पैसा एक कंट्री के लोगों ने कितना कमाया है। अब हमारे देश की जनसंख्या है 150 करोड़, तो 150 करोड़ लोगों ने जितना पैसा कमाया होगा एक साल के अंदर, वो हमारी नेशनल इनकम होगी। यहाँ पे को मैक्रो इकोनॉमिक सिंपल हो गया होगा। मैक्रो माइक्रो में एक डिफरेंस पता चला। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को एज अ होल पढ़ता है, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को एज अ होल नहीं पढ़ता, इंडिविजुअल और मार्केट में पढ़ते हैं। उसके साथ एग्जाम्पल क्या है, डिमांड और सप्लाई हो गए आपके माइक्रो के, और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आपके मैक्रो के हो गए। डिफरेंस लिख सकते हो, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, तुम्हारे सिलेबस में है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। बहुत प्यारा टॉपिक है, ये भी समझाते हैं। देखो, एक इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं ये बताते हैं। अब सेक्टर क्या हुए सर? सेक्टर मतलब वो विभिन्न विभिन्न अंग जो एक देश को चलने में मदद कर रहे हैं, देश को पैसा कमाने में मदद कर रहे हैं, उसकी इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। तो हमने इसे 4 भागों में बांट रखे हैं। सबसे पहला है हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड है बिजनेस सेक्टर, तीसरा है फॉरेन सेक्टर, और लास्ट है गवर्नमेंट सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर की बात करते हैं, ये कैसे देश को चलाने में मदद कर रहे हैं। हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर आता क्या है, ये देखेंगे सबसे पहले। हाउस होल्ड सेक्टर इंक्लूड्स नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेसिडेंट मतलब सर, ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब, वैसे अभी तुम ये मान के चलो, जितने भी लोग हमारे देश में रह रहे होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, उनका बर्थ कहाँ हो रखा है, अगर वो हमारे देश में रह रहे हैं, उसे हम रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री लेंगे। इसकी कुछ कंडीशन होती है, वो सेकंड चैप्टर में देखेंगे। रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री मतलब पब्लिक ऑफ द कंट्री। इन सिंपल वर्ड्स इट इंक्लूड्स ऑल द पीपल इन द कंट्री। सिंपल वर्ड्स में वही हो गया रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, जितने लोग हमारे देश में रह रहे हैं उनको हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर जोड़ेंगे। और ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ना हम कास्ट के बेसिस पे ना रिलीजन के बेसिस में किसी को बांट रहे हैं। हम अगर हमारे देश में वो आदमी रहता है तो वो इंडियन है, हमारी देश को चलाने में मदद करेगा, और ऐसा ही होना चाहिए। कभी किसी के लिए हानि का भाव नहीं आना चाहिए तुम्हारे दिल में, उसके कास्ट या रिलीजन से रिलेटेड। तो हाउस होल्ड में वो टोटल लोग आएंगे जो हमारे देश में रह रहे हैं। सेकेंड है बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर क्या होता है सर? अरे जितने भी बिजनेसेस हमारी इकोनॉमी में है, वो भी तो देश चलाने में मदद कर रहे हैं, वो टैक्स भरते हैं ना। तो जितने भी बिजनेस होंगे हमारी इकोनॉमी में, वो सब बिजनेस सेक्टर के अंदर रहेंगे। इट इंक्लूड्स ऑल द बिजनेस इन द कंट्री हु आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वही है, जितने भी बिजनेस कर रहे हैं, या तो सामान बना रहे हैं, बेच रहे हैं, या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बिजनेस सेक्टर के अंदर है।
तीसरा है फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर भी होता है इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना, अंग्रेजों से सामान मंगाते हैं, अंग्रेजों को सामान भेजते हैं, ये क्या हो गया हमारा फॉरेन सेक्टर हो गया। अंग्रेजों से पैसा आ रहा है, अंग्रेजों को पैसा जा रहा है, इकोनॉमी की क्या हो रही है, चेंज होते रह रही है, पैसा आ रहा है कभी जा रहा है, तो ये भी देश चलाने में मदद करते हैं। इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, एज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट सिग्निफाइज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। जहां इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री आ गया वो फॉरेन सेक्टर हो गया हमारा। इन द ट्रेड दैट इज फॉरेन सेक्टर। सिंपल है ये भी। गवर्नमेंट सेक्टर, अब गवर्नमेंट सेक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, सरकारी कर्मचारी, वो सब गवर्नमेंट सेक्टर का पार्ट है, जो देश को चलाने में मदद कर रहे हैं। तो सेक्टर हो गए 4, मैंने तुम्हें बताया क्या है, सिंपल से टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। तुम ये समझो तुम्हारा पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। तो सर्कुलर फ्लो एक बार देख लेते हैं क्या होता है। उससे पहले मैंने तुम्हें एक चीज बताई, 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, लेकिन इस चैप्टर में, बाकी में तो 4 पढ़ोगे, जितने आने वाले चैप्टर हैं 4 सेक्टर के बारे में पूरा पढ़ोगे, लेकिन सिर्फ इस चैप्टर में तुम सिर्फ हाउस होल्ड और बिजनेस के बारे में पढ़ोगे। गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर अभी नहीं है तुम्हारे सिलेबस में इस चैप्टर के लिए। तो हम देखते हैं सर्कुलर फ्लो में। यहाँ 2 सेक्टर की बात करी, वही आ रखा है। 2 सेक्टर क्या हो गए, हाउस होल्ड और बिजनेस। अब ये बता रखे देश में काम कैसे करते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है बिजनेस को। फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं सर, फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, जो पैसा लगाते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उसके साथ साथ एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब होता है बिजनेस। बिजनेस की जो बिल्डिंग होती है उसे एंटरप्राइज कहा जाता है। या तो एंटरप्राइज, बहुत सी बुक में इसको एंटरप्रेन्योरशिप भी लिख रखे हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होने हैं, मतलब एक ही है इसका। तो बिजनेस क्या करते हैं, अपना सामान बनाने के लिए चीजें हाउस होल्ड से लेते हैं। किसकी फॉर्म में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। सामान बनाने के लिए जमीन तो चाहिए होगी ना, देखो बिजनेस कहाँ सेटअप करेंगे, नहीं तो। उसके बाद सामान बनाएंगे, लेबर चाहिए होंगे, कर्मचारी। उसके बाद कैपिटल, पैसा भी तो चाहिए स्टार्ट करने के लिए। लास्ट चीज है बिल्डिंग में चाहिए, लैंड में थोड़ी बना देंगे चीजें। तो ये लेती है बिजनेस हाउस होल्ड से ये चीजें, जिनको हम कहते हैं फैक्टर सर्विसेज। और इसको ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर सर्विसेज सेम है। अब देखो ये चीजें तो ले ली हाउस होल्ड से बिजनेस ने। अब बिजनेस क्या करेगा, इन चीजों का इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा। और गुड्स एंड सर्विसेज किसको बेचेगा, हाउस होल्ड को। इतना समझ आया। सामान लिया हाउस होल्ड से बिजनेस ने इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, और वो चीजें लेके वो सामान बनाएगा जो वो हाउस होल्ड को देगा। अब हाउस होल्ड कहेगा यार मैं फ्री का काम थोड़ी कर रहा हूँ तेरे लिए, तेरे को मैं इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूँ, मेरे को पैसा तो चाहिए उसके बदले में। तो बिजनेस क्या करेगा, फैक्टर सर्विसेज के एक्सचेंज में बिजनेस फैक्टर पेमेंट करेगा हाउस होल्ड को। अब फैक्टर पेमेंट किस फॉर्म में होंगे सर, लैंड के बदले वो रेंट दे देगा लोगों को, तुमने मेरे को जमीन दी, मैं रेंट दे रहा हूँ लैंड का। लेबर के बदले वेजेस दे देगा, वेजेस यानी तनख्वाह कह सकते हो या सैलरी भी कह सकते हो। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट दे देगा, और उसके साथ साथ एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में थोड़ा प्रॉफिट दे देगा उन्हें, कि तुमने मेरे को ये चलाने में मदद करी, तुमने मेरा स्टेक लिया, कंपनी का शेयर लिया, तो तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा, जिसको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट क्या होती है, वो पेमेंट जो फैक्टर और सर्विसेज को की जाए उसे फैक्टर पेमेंट कहते हैं। उसके साथ साथ जब बिजनेस ने गुड्स एंड सर्विसेज भेजे हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड भी तो पे करेगा उन चीजों के लिए। तो यहाँ पे वो लिख रखा है साफ, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड से कहाँ जा रहा है, बिजनेस को। इसीलिए इसे सर्कुलर फ्लो कहते हैं। देखो घूम रही हैं चीजें, हाउस होल्ड से बिजनेस, बिजनेस से हाउस होल्ड, सेम ये चलता रह रहा है। इसलिए 2 सेक्टर में हो रही है ये बात, खाली हाउस होल्ड और बिजनेस, तभी से कहा गया सर्कुलर फ्लो इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। इसको थोड़ा और डीप में जानते हैं, ये है क्या, तुम एक्सप्लेन कैसे करोगे एग्जाम में, लैंग्वेज क्या बनाओगे ये देखते हैं। तो तुम्हारी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, इट रेफर्स टू अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ब्ला 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 ब्ला। समझ आया, बहुत टफ सी डेफिनेशन है। इसकी सिंपलर वर्जन देखते हैं, बहुत सिंपल। इट इज अ साइकिल, साइकिल तो ये मानते हो ना, ये घूम रही हैं चीजें, तो साइकिल है ये। इन विच household sector provides factor of production in the form of land, labor, capital, enterprise, and business makes goods and services from these factors of production। जो यहाँ पे कोई डायग्राम बनाया है वही चीज को हमने इंग्लिश में पिरो के रख दिया, वही डेफिनेशन बना रहे हैं अब हम। इसमें लिख रखा है जो बिजनेस है फैक्टर सर्विसेज लेता है हाउस होल्ड से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज के फॉर्म में, और उन सर्विसेज से गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं वो। इनके इस्तेमाल से गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, जिसको हम एक फेज कहते हैं। पूरा फेज जो होता है इसे हम जनरेशन या प्रोडक्शन फेज कहते हैं। प्रोडक्शन फेज क्यों सर, अरे सर्विसेज लेके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, इसलिए प्रोडक्शन फेज। जनरेशन फेज मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हो रही है, तब या तो इसको जनरेशन या प्रोडक्शन फेज कहोगे, और ये पहला फेज होता है। सेकंड है डज इन एक्सचेंज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
बिजनेस मेक पेमेंट टू हाउस होल्ड। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड ने बिजनेस को प्रोवाइड कराई। बिजनेस क्या करेगा, इसके बदले में फैक्टर पेमेंट करेगा हाउस होल्ड को इन द फॉर्म ऑफ दे रखा है इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, वेजेस। और इस पेमेंट करने के फेज को हम डिस्ट्रीब्यूशन या इनकम फेज कहेंगे। इनकम फेज क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड के लिए ये इनकम है, पैसा मिल रहा है इसे। और उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट, जो पैसा है बिजनेस का वो डिस्ट्रीब्यूट होके जा रहा है हाउस होल्ड की तरफ, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज। लास्ट फेज होता है एट लास्ट बिजनेस विल सेल produced goods and services to household in exchange household make payment for it। अब आखिर में क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज तो दे दी हमने इसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। लास्ट फेज में हाउस होल्ड हमें पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज करेगा, जिसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों सर? पहले तो सामान कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, और उसके बदले पैसा दे रहे हैं। वही चीज खाने के बदले, कंज्यूम करने के बदले जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो ये है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तब कहते हैं। अब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराई, हाउस होल्ड ने पेमेंट करी उसकी। इस फेज को हम क्या कहते हैं? डिस्पोजिशन या एक्सपेंडिचर फेज। क्योंकि हाउस होल्ड क्या कर रहा है? खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है। अब इसमें हमने 3 चीजें जानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहले जनरेशन और प्रोडक्शन फेज क्या होता है। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम फेज क्या होता है। तीसरा है डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर फेज क्या होता है। अब जनरेशन प्रोडक्शन फेज अब क्लियर हो जाना चाहिए। प्रोडक्शन है नाम में, तो सामान लेके, सामान है नहीं, फैक्टर सर्विसेज लेके ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोडक्शन फेज। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन या इनकम फेज। इनकम फेज तब होगा जब बिजनेस हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट पे करे, इनकम हाउस होल्ड के पास आएगी, तो ये इनकम फेज। तीसरा एक्सपेंडिचर फेज या डिस्पोजिशन फेज। एक्सपेंडिचर मतलब हाउस होल्ड अब खर्चा कर रहा है, जो सामान खरीदा था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसलिए इसको हम डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर फेज कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सी चीज थी, स्टॉक एंड फ्लो में बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू डेट इकोनॉमिक वेरिएबल, या वेरिएबल अभी तुम नहीं समझते हो यहाँ काट दो। स्टॉक रेफर्स टू डेट इकोनॉमिक वेरिएबल। वेरिएबल क्या होगा सर? वेरिएबल मतलब जो चेंज होता रहता है, कोई भी एक इकोनॉमिक का ऐसा टर्म जो चेंज होता रहता है। अगर मैं तुमसे कहूँ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मैंने तुम्हें बताया था ना, टोटल पैसा एक साल में इकोनॉमी के लोगों ने कितना कमाया। हर साल चेंज होता रहेगा, जरूरी तो नहीं है एक आदमी 5,000 कमा रहे हैं तो अगले साल भी 5,000 ही कमाए, बढ़ सकती है उसकी सैलरी, प्रमोशन हो जाए। तो नेशनल इनकम क्या होगी? चेंज होते रहेगी। वैसे एग्रीगेट डिमांड है, ये भी चेंज होते रहती है। एग्रीगेट सप्लाई है, ये भी चेंज होते रहती है। तो सबकी बात करेंगे हम अभी, लेकिन तुम ये समझो ये एक इकोनॉमिक वेरिएबल है जिसको हम मेजर करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम में। अगर मैं तुमसे कहूं तुमने 10:33 में 50 रुपए खर्चे करे, तो ये तुम्हारा स्टॉक होगा। क्यों? मैंने एक पर्टिकुलर टाइम बताया, तुमने कौन सी चीज कितने समय में करी, एक पर्टिकुलर पॉइंट, तो उसको हम स्टॉक कहेंगे। यहाँ पे कोई एग्जांपल भी दिया, मनी स्पेंड बाय यू एट 31 जनवरी 2025, 31 जनवरी 2025 को जो पैसा तुमने खर्च करा, तो ये स्टॉक वेरिएबल है। उसके साथ आप फ्लो की बात करें, फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू डेट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी लंबे समय में मेजर करा जाता है। ऐसे नेशनल इनकम की बात करी ना, ये तो एक साल का पूरा जोड़ते हैं हम, इसको ऐसे बना सकते हैं ना, देखो इतना लंबा पीरियड है जिसमें यहाँ से अप्रैल से लेके मार्च तक के सारे महीने हैं। बीच में जितने भी इनकम कमाई होगी लोगों ने हर महीने, सबको ऐड करेंगे हम, तो देखो कितना लंबा समय है, पूरे 12 महीने, तो उसको लंबे समय में मेजर कर रहे हैं, तब ये फ्लो वेरिएबल है। एग्जाम्पल क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न ड्यूरिंग द ईयर 2025, 2025 पूरे साल में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न हुए, इतना लंबा समय है देखो, तो ये फ्लो वेरिएबल है। दूसरा है नेशनल इनकम, अभी बताया यार मैंने तुम्हें, नेशनल इनकम तो पूरे साल की होती है, इसलिए फ्लो वेरिएबल है। उसके साथ साथ कुछ और डिफरेंसेस भी हैं इसमें। इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन फॉर स्टॉक। अब स्टॉक का टाइम डायमेंशन क्यों नहीं है, इसका कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर होता है। हम कह नहीं सकते ना इसका एक पूरा पीरियड है टाइम का, पूरा एक डायमेंशन है, इतना बड़ा नहीं है। लेकिन फ्लो का है, देखो 12 महीने, एक साल, 10 साल, तो पूरा टाइम लग रहा है इसमें, टाइम डायमेंशन है। उसके साथ साथ इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टॉक जो है स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, चेंज नहीं होते, फिक्स ही रहेगा। अगर मैं तुमसे कहूँ, यहाँ पे को बात हुई थी एग्जाम्पल में, 31 जनवरी 2025 को तुमने 500 रुपए खर्चे करे मानो, तो तुम 10 साल बाद, 15 साल बाद दोबारा देखोगे इस डेटा में, वो 500 रुपए ही रहेंगे, चेंज नहीं होगा। लेकिन वहीं पे को अगर हम फ्लो की बात करें, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, नेशनल इनकम हर साल गिनी जाती है, हर साल देखी जाती है, तो हर साल चेंज हो सकती है, जो हमने बात करी थी। अब एक क्वेश्चन है, तो मान ले सेंसस मेथड होती है ना, सेंसस मतलब जनगणना होती है जो हमारे देश में, वो स्टॉक है या फ्लो है, तुम मुझे बताना। हिंट ये है, सेंसस को हर 10 साल में एक बार करा जाता है, तो स्टॉक है फ्लो है, कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी आगे बढ़ते हैं हम, आगे है आपका
रियल फ्लो और मनी फ्लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रियल फ्लो और मनी फ्लो, दोबारा घूम फिर के हम सर्कुलर फ्लो में ही आ गए हैं, क्योंकि यहीं से निकलेगा रियल फ्लो और मनी फ्लो होता क्या है। तो आगे देखते हैं रियल फ्लो के बारे में। सबसे पहले माफ करिएगा, मनी फ्लो के बारे में। तो नाम ही से पता चल रहा है यार, जब मनी का फ्लो हो सर्कुलर फ्लो में, उसे हम मनी फ्लो कहेंगे। फ्लो मतलब क्या होता है सर? एक्सचेंज। फ्लो को तुम यहाँ एक्सचेंज समझना, एक हाथ से दे दूसरे हाथ से ले। तो यहाँ पे को जब बिजनेस पेमेंट करती है फैक्टर सर्विसेज का, यानी फैक्टर पेमेंट करती है, और हाउस होल्ड जब पे करती है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, पैसे का लेन देन हो रहे देखो ऐसे, तो इसे हम मनी फ्लो कहेंगे। तो इसको कह सकते हो तुम फ्लो ऑफ मनी बिटवीन हाउस होल्ड एंड बिजनेस। फ्लो ना कहो तो एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन हाउस होल्ड एंड बिजनेस इज नोन एज मनी फ्लो। और इसको हम नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जाना जाता है। जैसे तुम्हारा घर में नाम होगा कुछ बड़ा लंबा चौड़ा शिखावत नाम है, और तुमसे घर में कहते हैं टिंगू चिंटू पिंटू, तो वैसे ही इससे नॉमिनल फ्लो कहते हैं मनी फ्लो को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रियल फ्लो में। अब देखो सर्कुलर फ्लो की बात करी थी मैंने, उसमें दो ही चीजें होती हैं, या तो पैसा घूम रहा है या सामान घूम रहा है। रियल फ्लो में सामान घूम रहा है। देखो, द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, फ्लो मतलब एक्सचेंज। जब फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो हाउस होल्ड और बिजनेस के बीच में, उसे रियल फ्लो कहेंगे हम। यहाँ पे को देखो, हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज जा रही हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज के फॉर्म में, तो इसको हम फैक्टर सर्विस कहेंगे। बिजनेस की तरफ जा रही है, और बिजनेस वही गुड्स एंड सर्विसेज जो सामान है हाउस होल्ड को प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये रियल फ्लो है यार। इसको और थोड़ा लंबा चौड़ा करके कैसे लिख सकते हो पता है? द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू बिजनेस एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम बिजनेस टू हाउस होल्ड इज नोन एज रियल फ्लो। अब वही चिंटू पिंटू वाली बात है, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। चैप्टर होते हैं तुम्हारा यहाँ पे को समा, बहुत छोटा सा चैप्टर था, मजा आया होगा, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक थे इसमें। आगे इकोनॉमिक्स में और मजे आएंगे तुम्हें। तो यार चैनल में बने रहो, वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।